Myself Pankaj sir. Today we are going to complete our मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन में आपके 5 पॉइंट्स का डिस्कशन करना है। तो जिसमें से हम 2 का ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं और 3 पॉइंट्स बचे थे, उन तीनों पॉइंट्स का आज हम डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ एक बार आप सब लोग पहले वो 5 पॉइंट्स देख लीजिए। तो नाउ कम टू द पॉइंट्स। आप ये देखिए, पहले आप 5 पॉइंट्स देख लीजिए। तो पहला पॉइंट्स था हमारा ट्रांस एमिनेशन था, और दूसरा पॉइंट्स है हमारा डी एमिनेशन। डी एमिनेशन भी हमारा कितने टाइप्स का है? 2 प्रकार का है, ऑक्सीडेटिव डी एमिनेशन और नॉन ऑक्सीडेटिव डी एमिनेशन। तो ये हमारा पहला पॉइंट ट्रांस एमिनेशन और डी एमिनेशन हमारा पूरा हो चुका था। आज हम बात करेंगे ट्रांस डी एमिनेशन की, अमोनिया ट्रांसपोर्ट की एंड फॉर्मेशन ऑफ यूरिया, या हम इसे यूरिया साइकिल के नाम से भी जानते हैं। चलिए हम अपने तीसरे पॉइंट्स पे चलते हैं। तो ये देखिए हमारा ये तीसरा पॉइंट्स है। तो तीसरा पॉइंट्स हमारा ठीक एकदम वैसे ही होता है जैसे हमारा जो है कि आपका डी एमिनेशन था। डी एमिनेशन की प्रक्रिया में यहाँ पे हमने देखा था कि उसमें से अमोनिया निकलता है। क्या निकलता है? अमोनिया निकलता है। तो ट्रांस डी एमिनेशन में भी अमोनिया निकलेगा। अगर इस स्ट्रक्चर को आप ध्यान से देखें तो ये स्ट्रक्चर किसका है? ये स्ट्रक्चर है आपका एल ग्लूटामिक एसिड का, एल फॉर लीवोफॉर्म। ये क्या है? आपका एल ग्लूटामिक एसिड का है। अगर आप पहले वाले स्ट्रक्चर से इसका कंपैरिजन करें तो ये जस्ट रिवर्स है। ये क्या है? रिवर्स है। ये वाला ग्रुप क्या है? हमारा एल्किल ग्रुप है। ये क्या है? हमारा एल्किल ग्रुप है। इसके पहले जब आप देखे थे तो इस एल्किल ग्रुप को हम आर से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? आर से डिनोट करते हैं। इसके पहले जब हमने ग्लूटामिक एसिड का स्ट्रक्चर बताया था तो ये आर ग्रुप कहाँ था? ये ऊपर की तरफ था, बाकी सारे ग्रुप क्या थे? नीचे थे। ये क्या हो गया? जस्ट रिवर्स हो गया है। तो ये हमारा क्या है? लीवो फॉर्म है ग्लूटामिक एसिड का। इसीलिए हमने इसका नाम क्या रख दिया गया है? ट्रांस डी एमिनेशन। उसके साथ इसमें वही H2O और NAD इसमें कोफैक्टर लगा हुआ है, और इसमें जो एंजाइम्स लगे हुए हैं वो क्या है? एल ग्लूटामिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम लगा हुआ है। तो ये क्या बन जाएगा आपका? अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड। क्या बन जाएगा आपका? अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड। इस तरीके से अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड बन जाएगा, और यहाँ पे अमोनिया और NADH और H+ प्राप्त हो जाएगा। तो ये ट्रांस डी एमिनेशन है जिससे हमको यहाँ पे अमोनिया यहाँ पे प्राप्त हो जा रहा है। तो ये हमारा ट्रांस डी एमिनेशन है जिससे हमको अमोनिया यहाँ पे प्राप्त हो जा रहा है। अब अपना चौथा पॉइंट देख लेते हैं। चौथा पॉइंट है हमारा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ अमोनिया। अमोनिया का ट्रांसपोर्टेशन किस प्रकार से होता है? तो ये हमारा क्या है? अमोनिया इन द बॉडी फ्लूइड, शरीर में द्रव में, ब्लड में, ये हमारा क्या है? अमोनिया। अब ये अमोनिया आता कहाँ से है? तो हम देख लेते हैं स्टेप वाइज स्टेप। ये अगर हम इसको यहाँ से पहला पॉइंट्स मान लें तो ये क्या हमारा है? ब्रेक डाउन ऑफ अमीनो एसिड। जब अमीनो एसिड टूटता है तो हमारा आपका अमोनिया प्राप्त होता है, और ये अमोनिया कहाँ पे आ जाता है? ब्लड में। तो ये है कि आपका ब्रेक डाउन ऑफ अमीनो एसिड। दूसरा जो पॉइंट है वो है आपका ट्रांस डी एमिनेशन। तो ट्रांस डी एमिनेशन में आप देख रहे थे कि आपके एक अमीनो एसिड से अमीनो ग्रुप निकल जा रहा तो कीटो एसिड बन जा रहा है। तो ये क्या है आपका? ट्रांस डी एमिनेशन। तो ट्रांस डी एमिनेशन में भी अमीनो ग्रुप निकल रहा था। तो ये हमारा ट्रांस डी एमिनेशन हो गया। फिर क्या है? ऑक्सीडेटिव डी एमिनेशन। तो ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब अमोनिया निकल रहा था तो ऑक्सीडेटिव डी एमिनेशन था, यानी अमोनिया निकल रहा है। दूसरा क्या है हमारा? नॉन ऑक्सीडेटिव डी एमिनेशन, यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अमोनिया निकल रहा है, तो वो क्या हो गया हमारा? नॉन ऑक्सीडेटिव डी एमिनेशन। तीसरा क्या है हमारा? प्रोटीनस फूड। अगर हम कोई प्रोटीन युक्त कोई भोजन खाते हैं तो उससे जो हमारा प्रोटीन मिलेगा, और प्रोटीन जब ब्रेक डाउन होगा तो उससे भी क्या मिलेगा हमारा? कि अमीनो एसिड अमोनिया प्राप्त होगा। फिर ये जो पॉइंट है ये क्या है? ट्रांस डी एमिनेशन। ट्रांस डी एमिनेशन की प्रक्रिया में भी क्या होता है? हमको अमोनिया प्राप्त होता है। तो ये इन प्रोसेस से बॉडी में ये अमोनिया मिल गया। अब देखिए ये तो हो गया कि बॉडी में किन किन रास्तों से अमोनिया आता है। अब किन किन रास्तों से अमोनिया बॉडी से निकलता है, तो इसीलिए इस पॉइंट्स का नाम है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ अमोनिया, यानी अमोनिया किन किन सोर्स से आता है और अमोनिया किन किन सोर्स से शरीर से निकल जाता है। अगला देखिए,
ये है एमिनेशन ऑफ कीटो एसिड। तो इसी ट्रांस एमिनेशन पार्ट में ही हमने आपको बताया था कि ट्रांस एमिनेशन पार्ट में अमीनो एसिड से अमीनो ग्रुप निकल जाता है और वह कीटो एसिड से जुड़ जाता है। तो ट्रांस एमिनेशन में ही अमीनो ग्रुप निकल रहा था और वो कीटो एसिड से जुड़ रहा था। तो ये लिखा है एमिनेशन ऑफ कीटो एसिड, यानी जब कीटो एसिड में अमीनो ग्रुप जुड़ जाता है या अमोनिया जुड़ जाएगा तो नया आपका अमीनो एसिड प्राप्त हो जाएगा। तो ये क्या है, कीटो एसिड में अमोनिया ग्रुप जुड़ जाता है। अगला है आपका ग्लूटामाइन सिंथेसिस। तो ग्लूटामाइन सिंथेसिस में भी अमोनिया का उपयोग हो जाता है। और तीसरा क्या है कि जब अमोनिया CO2 के संपर्क में रिएक्शन करता है तो यूरिया का निर्माण करता है। इसमें हम ऑर्निथिन साइकिल आपको बताएंगे कि यूरिया किस तरीके से निर्माण होता है। तो यही अमोनिया आपकी CO2 की उपस्थिति में यूरिया के निर्माण में भी भाग लेता है। दूसरा हमारा देखिए, अमोनिया जो है हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक मटेरियल है जो शरीर के विभिन्न अंगों को नुकसान पहुंचाता था। तो हमको क्या करना है कि डिटॉक्सिफिकेशन करना है, यानी इस जो टॉक्सिक अमोनिया है उसको ब्लड से, शरीर से बाहर निकालना है। तो टॉक्सिक अमोनिया को शरीर से बाहर निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि जब भी हमारा जो भी ये अमोनिएटेड ब्लड है, जब ये हमारा लीवर में जाएगा तो लीवर से क्या होगा हमारा, ये देखिए हमारा क्या है, अमोनिएटेड ब्लड कहाँ जा रहा है, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम के द्वारा कहाँ जा रहा है, लीवर में जा रहा है। और लीवर में ही इसका डिटॉक्सिफिकेशन होगा, यानी अमोनिया ब्लड से निकल जाएगा विभिन्न डिफरेंट रूपों में और ये क्या हो जाएगा हमारा अमोनिया लेस ब्लड। यानी जब हमारा ब्लड लीवर में जा रहा था हिपैटिक पोर्टल सिस्टम के द्वारा तो उसमें अमोनिया था और लीवर हमारा उसको मेटाबोलाइज कर देता है, उसको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर देता है। अब ये ब्लड जो लीवर से हमारा निकल रहा है वो क्या है, अमोनिया लेस ब्लड निकल रहा है। तो ये हमारा था ट्रांसपोर्टेशन ऑफ अमोनिया। इस फिगर को आप अच्छे से देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लेके आगे इसको देख सकते हैं। अब जो मैं बताने चल रहा हूँ वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और वो एग्ज़ाम में आएगा। उसे हम यूरिया साइकिल के नाम से भी जानते हैं या फॉर्मेशन ऑफ यूरिया के नाम से भी जानते हैं। तो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो एग्ज़ाम में आएगा। अगर आपको टफ लगे तो एक दो स्ट्रक्चर कम कर दीजिएगा, उसका सिर्फ नाम लिख दीजिएगा। चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे जिसका नाम है मेटाबॉलिज्म ऑफ अमोनिया, या इसको यूरिया साइकिल के नाम से भी आगे देखेंगे। तो मेटाबॉलिज्म ऑफ अमोनिया, और इसी को हम जो मुख्य चीज़ है ये क्या है, आपकी यूरिया साइकिल है, यूरिन का निर्माण। तो जो अमोनिया है आपके शरीर में, जो भी अमोनिया है वो 3 रूपों में शरीर से बाहर निकल जा रहा है। पहला क्या है, उसका यूरिया बन जा रहा है, इस अमोनिया का यूरिया बन जा रहा है और वो यूरिया यूरिन के रास्ते से बाहर निकल जा रहा है। दूसरा, अमोनिया से क्या बन जा रहा है, ग्लूटामाइन बन जा रहा है। और तीसरा क्या है, इसी अमोनिया से आपका अल्फा अमीनो एसिड प्राप्त हो जा रहा है। तो यहाँ पे हम इस पहले वाले टॉपिक की बात करेंगे, यूरिया साइकिल की बात करेंगे। तो हम यूरिया साइकिल की बात करते हैं। तो यूरिया साइकिल में क्या होगा, हमारा यूरिया का निर्माण होगा और वह यूरिया यूरिन के रास्ते से बाहर निकल जाएगा। तो सबसे पहले जो हम बात करते हैं वो रिएक्शन की बात करेंगे यहाँ से। ये हमारा पहला पॉइंट है, ये हमारा कौन सा पॉइंट है, पहला स्टेप है। ये पहला स्टेप हमारा कहाँ पे हो रहा है, ये पहला स्टेप हमारा हो रहा है माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ हो रहा है हमारा, माइटोकॉन्ड्रिया। ये देखिए यहाँ पे लिखा है, ये इतना जो भी यहाँ पे घेरा हुआ है इसका ये मतलब है कि ये माइटोकॉन्ड्रिया, जितना भी ये घेरा हुआ है इसका ये मतलब है कि ये माइटोकॉन्ड्रिया की हम बात कर रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर की बात कर रहे हैं। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड, जब कार्बन डाइऑक्साइड अमोनिया के साथ रिएक्शन करता है वाटर की उपस्थिति में, तो कार्बन डाइऑक्साइड अमोनिया और वाटर की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है। यहाँ पे 2 ATP का यूज करते हैं और वही ATP से फास्फेट प्राप्त होता है। तो 2 ATP का इस्तेमाल होता है, 2 ADP में बदल जाता है और जो एंजाइम लगता है वो लगता है कार्बामोइल फास्फेट सिंथेटेस। तो यहाँ पे जो बन रहा है हमारा, वो क्या बन रहा है हमारा, कार्बामोइल फास्फेट बन रहा है। एंजाइम का नाम कार्बामोइल फास्फेट लिखने के बाद बस सिंथेटेस जोड़ दीजिएगा, आपका एंजाइम बन जाएगा। तो यहाँ पे ये आपका क्या है, फिगर है, स्ट्रक्चर है, किसका है, ये कार्बामोइल फास्फेट का स्ट्रक्चर है। ये किसका स्ट्रक्चर है, कार्बामोइल फास्फेट का ये स्ट्रक्चर है। या और ये स्ट्रक्चर बहुत क्या है कि आपको याद करना ही पड़ेगा। अगर आपको मैं बताऊं कि इसको याद करने में कितना आसानी होगी, तो आप इस देखिए, बनाना बड़ा आसान है। आप देखिए इसको बनाएंगे कैसे। तो सबसे पहले आप क्या लिख देंगे, कोप, जैसे कोई कहता है ना गुस्सा हो गया तो कोप का भाजन, कोप मतलब गुस्सा। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, कोप लिख देंगे। तो आप ऐसे कैसे लिख देंगे, ये हो गया आपका
कोप हो गया। तो ऐसे ये कार्बामोइल फास्फेट मैं याद करने के लिए आसानी से बता रहा हूँ कि कैसे ये कार्बामोइल फास्फेट आप आसानी से याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले लिखिएगा COP, ये हो गया कोप। अब यहाँ पे क्या लगा दीजिएगा, एक ऐसे रसगुल्ला लगा दीजिएगा, यानी गुस्साए थे तो कैसे मानेंगे, दो रसगुल्ला खा के। कैसे मानेंगे, 2 रसगुल्ला खा के गुस्साए। तो कोप था, कोप में क्या लगा दिया हमने, 2 रसगुल्ला लगा दिया, तो ये हमारा कोप हो गया। अब देखिए इसके एक बगल में और एक नीचे क्या लगा दिया हमने, OH लगा दिया, और यहाँ पे क्या लगा दिया हमने, NH2 लगा दिया। क्या लगा दिया हमने यहाँ पे, NH2 लगा दिया। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका कार्बामोइल फास्फेट हो गया। आसानी से याद करने के लिए फिर से बता देते हैं, COP लिखिएगा, C पे डबल बॉन्ड O कर दीजिएगा, P पे डबल बॉन्ड O कर दीजिएगा, बाकी जो P बचता है उसके नीचे OH और बगल में OH और यहाँ पे इस साइड OH। तो ये हो गया आपका कार्बामोइल फास्फेट। और यह कार्बामोइल फास्फेट किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, ऑर्निथीन के साथ। किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, ऑर्निथीन के साथ। तो क्या बना रहा है, सिट्रुलिन। क्या बना रहा है, सिट्रुलिन। तो ये हमारा कार्बामोइल फास्फेट है, कार्बामोइल फास्फेट ऑर्निथीन के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो सिट्रुलिन। अब यह कार्बामोइल फास्फेट तो बन रहा है माइटोकॉन्ड्रिया में, लेकिन आपका ऑर्निथीन कहाँ से आ रहा है, ये आपके नॉर्मल सिस्टम से आ रहा है। तो अब देखिए आपकी ऑर्निथीन का स्ट्रक्चर क्या होता है। ऑर्निथीन का स्ट्रक्चर याद करने के लिए कैसे याद करेंगे, यह एक तरीके का ये एक अमीनो एसिड है। अमीनो एसिड में आप जैसे पहले से जानते हैं कि एक सेंट्रल कार्बन होता है और एक अमीनो ग्रुप होगा, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा, एक हाइड्रोजन होगा और एक क्या होगा, आर होगा। एक क्या होगा, आर होगा। ये बेसिक टाइप का अमीनो एसिड है, चूंकि इसमें 2 अमीनो ग्रुप है इसलिए एक बेसिक अमीनो एसिड है। इसमें एक आर है, और आर याद करने के लिए ये देखिए तीनों चीज कॉमन रहेंगी। कोई भी अमीनो एसिड रहेगा कॉमन रहेगा, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एक अमीनो ग्रुप और एक हाइड्रोजन। ये क्या हो गया, आर। और आर में याद करने के लिए ये समझिएगा कि ये क्या है, 3 बार CH2 लिख के 1 बार NH2 लिख देंगे तो वो जो अमीनो एसिड बनेगा वो क्या होगा, ऑर्निथीन होगा। और यही ऑर्निथीन अब इस कार्बामोइल फास्फेट के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, सिट्रुलिन। क्या बना लेगा, सिट्रुलिन। और यह सिट्रुलिन जिस एंजाइम की उपस्थिति में ये काम करता है उसका नाम है ऑर्निथीन कार्बामोइल ट्रांसफरेज। क्या नाम है, ऑर्निथीन कार्बामोइल ट्रांसफरेज। ऑर्निथीन कार्बामोइल ट्रांसफरेज इसका नाम है। अब सिट्रुलिन रिएक्शन कर लिया तो यहाँ पे आप देखिए कि कार्बामोइल फास्फेट ऑर्निथीन के साथ रिएक्शन किया तो सिट्रुलिन बन गया। अब आप देखिए ये सिट्रुलिन का स्ट्रक्चर है। सिट्रुलिन का स्ट्रक्चर में देखिए बढ़ा क्या है, सिर्फ ध्यान से देखिए, अगर आप ध्यान से देखिए तो ये है आपका ऑर्निथीन का स्ट्रक्चर। ऑर्निथीन के स्ट्रक्चर में क्या है, सेंट्रल कार्बन NH2 COOH और H, ऊपर 3 बार CH2 लिख के 1 बार NH2 लिख दिया, ये आपका ऑर्निथीन है। लेकिन जब इस ऑर्निथीन में हम कार्बामोइल फास्फेट के साथ रिएक्शन करा दे रहे हैं तब इसका स्ट्रक्चर आप देख लीजिए क्या हो जाएगा। इसका स्ट्रक्चर आपका ये हो जाएगा, यानी जो NH2 था वो सिर्फ NH हो गया और CONH2 एक्स्ट्रा जोड़ दिए। ध्यान से देखिए, ये NH2 था पहले और इसमें हमने क्या जोड़ दिया, CONH2 जोड़ दिया। ये CONH2 कहाँ से आया है, कार्बामोइल फास्फेट से आया है। ये हम कार्बामोइल फास्फेट जोड़ दिए, तो अब ये कौन सा स्ट्रक्चर हो गया, सिट्रुलिन। कौन सा स्ट्रक्चर हो गया, सिट्रुलिन। अब ये तो दूसरा स्टेप था, ये कौन सा स्टेप था, दूसरा स्टेप था। अब हम बात करते हैं सिट्रुलिन आर्जेनिक एसिड से रिएक्शन करेगा। किससे रिएक्शन करेगा, आर्जेनिक एसिड से रिएक्शन करेगा। और आर्जेनिक एसिड से रिएक्शन करने के बाद ये कौन सा स्टेप बनेगा, तीसरा। तो आर्जेनिक एसिड ध्यान से देखिए क्या है, ये भी एक प्रकार का हमारा क्या अमीनो एसिड है। ये भी क्या है, हमारा अमीनो एसिड। अगर ध्यान से देखें तो ये हमारा सेंट्रल कार्बन है, ये हमारा कौन सा है, सेंट्रल कार्बन है। और इसके ऊपर कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इस साइड NH2 ग्रुप, इस साइड आपका हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, आपका R ग्रुप लगा हुआ है। ये क्या है, आपका R ग्रुप है। और याद करने के लिए सिर्फ इतना याद कर सकते हैं कि R की जगह हमारा CH2COOH। हमने इसको इस तरीके से लिखा हुआ है ताकि आप आगे आर्जिनोसक्सिनिक एसिड लिखने में आसानी हो। तो ध्यान से देखिए, ये आपका सिट्रुलिन का स्ट्रक्चर है, ये आपका किसका स्ट्रक्चर है, सिट्रुलिन का स्ट्रक्चर है। और यहाँ पे क्या है, हमारा
आर्जेनिक एसिड, जब सिट्रुलिन और आर्जेनिक एसिड का स्ट्रक्चर करा रहे हैं और जो एंजाइम यहाँ पे लग रहा है वो क्या है, आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेटेस। कौन सा एंजाइम है, आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेटेस। ये एंजाइम जब लग रहा है तो यहाँ पे देखिए हमारा क्या बन रहा है, आर्जेनिक एसिड बन रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे सिट्रुलिन का स्ट्रक्चर, तो अगर आप देखिए ऑर्निथीन में क्या था, 3 बार CH2 के बाद NH2 था, लेकिन जब हम इसको सिट्रुलिन बनाए तो यहाँ से NH करके CONH2 कर दिया, CONH2 कर दिया। लेकिन ध्यान से देखिए हमने यहाँ पे क्या किया, अब इसके साथ हमने क्या जोड़ दिया, आर्जेनिक एसिड यहाँ पे जोड़ा है। आर्जेनिक एसिड का अगर हम स्ट्रक्चर आपको बताएं तो आर्जेनिक एसिड क्या था, आर्जेनिक एसिड के एक तरफ आपका, या देखिए ये फिगर देख लीजिए ध्यान से कि आर्जेनिक एसिड यही है हमारा, नीचे R था CH2 COOH, और एक तरफ आपका अमीनो ग्रुप, इधर आपका हाइड्रोजन, और इस तरीके से आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो इसी तरीके से हमने यहाँ पे सिट्रुलिन लिखने के बाद क्या किया, सिट्रुलिन लिखने के बाद क्या किया कि जो डबल बांड इधर था ऑक्सीजन की जगह, वो डबल बांड हमने इधर प्लेस कर दिया। अब यहाँ से ऑक्सीजन निकाल के यहाँ पे NH लगाकर अब हम जब इसको यहाँ से जोड़ देते हैं तो ये बन गया हमारा आर्जिनोसक्सिनिक एसिड। ये क्या बन गया हमारा, आर्जिनोसक्सिनिक एसिड। अब आर्जिनोसक्सिनिक एसिड से क्या होगा कि जो अगला स्टेप होगा वो क्या होगा, आर्जिनोसक्सिनिक एसिड ब्रेक डाउन होगा। आर्जिनोसक्सिनिक एसिड क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा, और जब ब्रेक डाउन होगा तो हमारा क्या बनेगा, फ्यूमेरिक एसिड बनेगा। क्या बनेगा हमारा, फ्यूमेरिक एसिड बनेगा। यहाँ पे ब्रेक डाउन होने से लिए आप ये समझ लीजिए कि जब ये बांड टूटेगा, यहाँ से ये बांड टूटेगा तो ये बांड यहाँ आ जाएगा, और यहाँ का हाइड्रोजन कहाँ आ जाएगा, इसके पास आ जाएगा। तो अब ध्यान से देखिए ये स्ट्रक्चर आपका फ्यूमेरिक एसिड बनेगा। चूँकि इसके और इसके बीच अब डबल बांड आ गया, डबल बांड और उसका हाइड्रोजन चला गया, तो COOH CH COOH ये आपका फ्यूमेरिक एसिड हो गया। और इस तरीके से जब इसके पास यहाँ से हाइड्रोजन इसके पास आ गया तो ये आपका क्या बन गया, आपका आर्जिनिन बन गया। ये क्या बन गया, आपका आर्जिनिन बन गया। और यहीं पे आर्जिनिन आपके वाटर से रिएक्शन करेगा। ये अर्जिनिन, अब यहाँ पे ये फ्यूमेरिक एसिड हमारा क्या हो गया, साइकिल के बाहर आ गया, इसका कोई उपयोग नहीं है। लेकिन ये अर्जिनिन हमारा वाटर के साथ रिएक्शन करेगा। किसके साथ रिएक्शन करेगा, वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, और यहाँ से इसको ब्रेक डाउन करेगा। यहाँ से इसको क्या करेगा, ब्रेक डाउन करेगा। और ब्रेक डाउन करेगा तो ये इस सेंट्रल कार्बन को एक ऑक्सीजन देगा, जिससे किसका निर्माण हो जाएगा, यूरिया का निर्माण हो जाएगा। जिससे किसका निर्माण हो जाएगा, यूरिया का निर्माण हो जाएगा। और एक हाइड्रोजन इसके पास आ जाएगा, एक हाइड्रोजन इसके पास आ जाएगा, तो ये उसी प्रकार से आपका ऑर्निथीन बन जाएगा। ध्यान से देखिए, ऑर्निथीन में हमने क्या बताया था, एक अमीनो एसिड का मेन स्ट्रक्चर है। इसमें क्या है, एक सेंट्रल कार्बन, एक तरफ हाइड्रोजन, एक तरफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एक तरफ अमीनो ग्रुप। लेकिन एक R ग्रुप था, और R ग्रुप में क्या था, 3 CH2 के बाद 1 NH2। तो यहाँ से ये ब्रेकडाउन जैसे हो जाएगा, ये यूरिया अलग हो जाएगा और ऑर्निथीन यहाँ पे आपको प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे ऑर्निथीन आपको प्राप्त हो जाएगा, और यही ऑर्निथीन दोबारा माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा। इस तरीके से यूरिया साइकिल चलती रहेगी। और इस प्रकार आपका ये जो यूरिया बना हुआ है, इस प्रकार जो आपका ये यूरिया बना हुआ है, ये आपके फिर ब्लड के में जाके किडनी के द्वारा फिल्टर होके ये आपके शरीर से बाहर निकल जाएगा। अब हम फिर से आपको पांचों स्टेप का नाम बताते हैं, ध्यान से देखिए। पहला स्टेप था हमारा सिंथेसिस ऑफ कार्बामोइल फास्फेट। कार्बामोइल फास्फेट की सिंथेसिस थी, यानी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, अमीनो ग्रुप, वाटर, 2 ATP की उपस्थिति में कार्बामोइल फास्फेट का निर्माण करता है। दूसरा स्टेप क्या है हमारा, सिंथेसिस ऑफ सिट्रुलिन। अब सिंथेसिस ऑफ सिट्रुलिन में क्या है कि जो हमारा कार्बामोइल फास्फेट बना हुआ है, वो कार्बामोइल फास्फेट हमारा आपके ऑर्निथीन से रिएक्शन करने के बाद सिट्रुलिन का निर्माण करता है। अब ये सिट्रुलिन निर्माण हो गया तो ये माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर निकल जाएगा। अब सिट्रुलिन बन गया। अब देखिए सिंथेसिस ऑफ आर्जिनोसक्सिनिक एसिड। तो आर्जिनोसक्सिनिक एसिड के सिंथेसिस करने के लिए क्या करेंगे, सिट्रुलिन का रिएक्शन कराएंगे हम आर्जेनिक एसिड के साथ। किसके साथ कराएंगे, आर्जेनिक एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमारा आर्जिनोसक्सिनिक एसिड बन जाएगा। नेक्स्ट स्टेप है हमारा ब्रेक डाउन ऑफ आर्जिनोसक्सिनिक एसिड। जब हम आर्जिनोसक्सिनिक एसिड का ब्रेक डाउन करेंगे तो जब आर्जिनोसक्सिनिक एसिड ब्रेक डाउन होगा तो हमारा क्या बनेगा, एक हमको फ्यूमेरिक एसिड प्राप्त होगा और दूसरा हमारा आर्जिनिन प्राप्त होगा। और यह आर्जिनिन
क्या होगा, फिर वाटर के साथ ब्रेक डाउन होगा, ब्रेक डाउन ऑफ आर्जिनिन विथ वाटर, यानी वाटर के साथ जुड़ने के बाद फिर उसका ब्रेक डाउन हो जाएगा, जिससे हमको ऑर्निथिन और यूरिया प्राप्त हो जाएगा। और यह यूरिया किडनी के द्वारा फिल्टर होकर यूरिन के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाएगा, और जो ऑर्निथिन प्राप्त हो रहा है ये अगेन माइटोकॉन्ड्रिया में जाके फिर दूसरे कार्बामोइल फास्फेट से रिएक्शन करने के बाद सिट्रोनिन का निर्माण करेगा। तो ये यूरिया साइकिल एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो बच्चों आप इसे पढ़िए, ये आपका यूरिया साइकिल है, इसे यूरिया साइकिल के नाम से भी जाना जाता है और फॉर्मेशन ऑफ यूरिया के नाम से भी जाना जाएगा। ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो 5वां पॉइंट हमने आपको बताया मेटाबॉलिज्म ऑफ अमोनिया और यूरिया साइकिल, ये अलग से भी पूछा जा सकता है, और आपको ये पूरा मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन के बारे से भी पूछा जा सकता है। तो ये जो अभी हमने क्वेश्चन कंप्लीट किया 2 पार्ट में किया। पहला मैंने आपको बताया था मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन में 5 पॉइंट्स बताए थे, उनमें 2 पॉइंट्स हमने पहले कवर कर लिए, 3 पॉइंट्स हमने आज कवर किए हैं, और जो ये लास्ट पॉइंट बताया ये अलग से फॉर्मेशन ऑफ यूरिया या फॉर्मेशन अलग से 8 नंबर में आता है। तो इसको आप पढ़िए, कोई भी प्रॉब्लम होगी आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।